हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर 2 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी देख लिए, nth ऑर्डर तक हम लोगों ने रिएक्शंस के ऑर्डर निकालना और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना और उनके इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी देख लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कशन है कि हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डील करेंगे और पैरेलल काइनेटिक्स और कंसेक्यूटिव काइनेटिक्स। प्रेशर के टर्म में भी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, तुम लोगों ने वो पूरा वीडियो देखा होगा, और जिसने नहीं देखा, जो अभी से आज से जुड़ रहा है, वो पहले जाके केमिकल काइनेटिक्स के दोनों वीडियो देखे। और जिनका जिनका बैकलॉग आ रहा है, जो जिन्हें चैनल लेट मिल पा रहा है, यार अब ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, नहीं तो किसी किसी को लेट में मिलेगा, सोचो कितना दुख होएगा ना उसे। तो फटाफट शेयर करो लोगों को। और मेरा तो वही है कि हर एक बच्चा 10 बच्चों को चैनल से जोड़ेगा, अपने लोग ब्लॉक चैन से काम करेंगे। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, कंसेक्यूटिव काइनेटिक्स और पैरेलल काइनेटिक्स, ठीक है, और सूडो मॉलिक्यूलर ऑर्डर रिएक्शन। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मे बी, मेरे को पता नहीं कितना लेंदी होगा, लेकिन मे बी थोड़ा लेंदी जा सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम हमेशा एक बात जो कहते हैं कि dexterchem.in टाइम नाम की हमारी एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप लोग अपने कोर्स को सेलेक्ट करके प्रॉब्लम शीट और लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप, ये डायरेक्ट लिंक है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों ने डिस्कशन जो करना था वो करना था रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमने कहा था कि इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट देन वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। उन्होंने कहा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? N के। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के है तो A प्रोपोर्शनल हो जाएगा V0 के, और AT प्रोपोर्शनल हो जाएगा VT के, तो V0 बाई VT आ जाएगा। तो इतनी बात तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं जिस चीज़ की, उसे ज़रा ध्यान से सुनना। हम लोग लिखते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 विद KMnO4। decomposition of H2O2 with KMnO4। H2O2 कैसे डिकम्पोज करता है? H2O2 डिकम्पोजिशन के लिए H2O प्लस हाफ O2 बनता है, और हम जानते हैं कि H2O2 बहुत ही फ्रेक्साइल टाइप का कंपाउंड है, जरा सा शेक करने से टूट जाता है, जरा सा एसिड से एक्सपोजर से, बेस के एक्सपोजर से, लाइट के एक्सपोजर से, डस्ट के एक्सपोजर से, सबसे ये डिकम्पोज हो जाता है आसानी से। ठीक है, अब इसके बारे में मैं लिख देता हूँ कि द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, साथ साथ नोट्स लिखते रहना है ना, इज कैटलाइज्ड बाई फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, मतलब अगर मेटल हम देखते हैं उससे भी हो जाएगा, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैन बी मेजर्ड बाई। अब जब स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करनी पड़ेगी, कोई और रास्ता तो है नहीं हमारे पास भाई। जब स्ट्रेंथ मेजर करनी है किसी भी चीज़ की, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे बाय। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब टाइट्रेशन करेंगे, बाय टाइट्रेटिंग इट विद KMnO4H प्लस as KMnO4 is a सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 क्या है? सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर क्या है? खुद ही अपना कलर चेंज कर ले। KMnO4 जब एसिडिक फॉर्म में होता है, जब नॉन मतलब KMnO4 एक्चुअल कैसा होता है? पिंक या पर्पल, और जब वो डिकम्पोज करके Mn2 प्लस में जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है। ठीक, तो KMnO4 को अगर मैं लिख दूं कि KMnO4 H प्लस के साथ रिएक्शन करके Mn2+ बनाता है, जो कि कैसा है? कलरलेस है। और ये कैसा है? पर्पल या पिंक है।
ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि एक हम ब्यूरेट ले लेंगे, ध्यान से देखना भाई, एक हमने क्या ले ली, ब्यूरेट ले ली, एक हमने ब्यूरेट ले ली और एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क ले लेता हूँ, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या भर लेंगे, इस कॉनिकल फ्लास्क में भर लेंगे H2O2 और जो ब्यूरेट है जो कैलिब्रेटेड है उसमें KMnO4 ले लेंगे और KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होना चाहिए, H2SO4 के बराबर होना चाहिए। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 यूज्ड शुड बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 और इन दोनों से हम लोग क्या निकाल लेंगे, H2O2 की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसे टाइप केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ। तो जब केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, H2O2 डिकम्पोज हुआ किसमें, H2O और हाफ O2 में, T इक्वल्स टू 0 पे इसके हमारे पास A मोल से इसके 0 0 थे, T इक्वल्स टू T पे हमने माना ये A माइनस एक्स हो गया तो ये x हो गया और ये x हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमने KMnO4 डालना शुरू किया तो इनिशियल में सारा का सारा H2O2 होगा, भाई ये बात समझ में आ रही कि इनिशियल में सारा क्या होगा, H2O2 होगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ H2O2 के बराबर या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 के बराबर। तो मैं लिख देता हूँ इसे, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 solution used before the start of the reaction that is at T equals to 0 is, हमने मान लिया कुछ V0 यूज हुआ। दिस विल बी, अगर जब V0 यूज हुआ तो KMnO4 जितना था उतना ही V0 होगा क्योंकि अभी H2SO4 तो टूटा ही नहीं। T इक्वल्स टू 0 पे ध्यान से देखो, H2O2 तो टूटा ही नहीं बिल्कुल। जब H2O2 टूटा नहीं बिल्कुल तो KMnO4 का वॉल्यूम जो यूज हुआ किसके बराबर होगा, H2O2 के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 कितना है, A0 के बराबर है। अब A0 के बराबर हो गया तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि V0 इज प्रोपोर्शनल टू A0। हम ये बात लिख सकते हैं आसानी से कि V0 इज प्रोपोर्शनल टू A0। अब हम कहेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड at any time T equals to T is VT। VT पे जो वॉल्यूम यूज हो रहा है उसमें क्या होगा कि H2O2 जितना बचा उतना ही खर्च हो पाएगा। अब तो H2O2 आगे रेक कर चुका है ना थोड़ा सा, तो H2O2 कितना निकल पाया कि अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 प्रेजेंट एट टाइम T इक्वल्स टू T, ये किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस एक्स के बराबर। तो VT इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा A माइनस एक्स। तो K की वैल्यू क्या लिख देंगे, 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A0 अपॉन A माइनस एक्स लिखते थे। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो क्या लिख देंगे, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ V0 अपॉन VT। आसानी से लिखा जा सकता है और KMnO4 वाले क्वेश्चन में जो डेटा में गिवन होगा उससे हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। दिक्कत वाली चीज़ अब हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो इन डाल लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हमने जो एस्टर लिया है वो यहाँ पे ले लेते हैं इथाइल एसीटेट। जो एस्टर लिया वो हमने क्या ले लिया, इथाइल एसीटेट ले लिया।
जब इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें वाटर ऐड करेंगे, सॉरी, और यहाँ पे क्या डालेंगे, H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COH और C2H5OH। H प्लस क्या कर रहा है, H प्लस बेसिकली कैटलाइज कर रहा है रिएक्शन को, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो H प्लस क्या है, कैटलिस्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड कहाँ से है, H प्लस कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। और CH3COH क्या है हमारा, वीक एसिड है। तो हमने T=0 पे इसके A मोल ले लिए, 0 हो गया, ये A-X हो गया, तो ये X हो गया और ये X हो गया। ठीक, अब क्योंकि ये एसिड बन रहा है, अब ध्यान सुनना कि हमें एस्टर के हाइड्रोलिसिस की काइनेटिकली ग्राफ बनाना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे कैसे फॉलो करेगा, इसका हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो हम जो चीज़ टाइट्रेट कर सकते हैं आसानी से हम उसे टाइट्रेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एसिड को टाइट्रेट कर देंगे। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। हम क्या करेंगे, हम एसिड को टाइट्रेट कर देंगे। एसिड को टाइट्रेट करने का फ़ायदा क्या है कि हम एसिड को जब टाइट्रेट करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा जितना एसिड टाइट्रेट हुआ उतना ही एसिड रिएक्शन कंज्यूम हुई होगी, उतना ही एस्टर कंज्यूम हुआ होगा, क्योंकि वो एसिड में बना है। भाई एसिड अगर हम टाइट्रेट करेंगे तो क्या, एक्स अगर एसिड टाइट्रेट हुआ तो एक्स एसिड एस्टर डिसोसिएट भी तो हुआ। अगर एक्स एसिड टाइट्रेट हुआ तो एक्स एस्टर डिसोसिएट भी हुआ होगा। ध्यान सुनना, कठिन बात है, आराम से तसल्ली से देखो क्या हो रहा है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है जिससे एसिड और अल्कोहल बन रहा है। ठीक, तो एस्टर जितना टूटेगा उतना ही एसिड बनेगा, जितना एसिड बनेगा उतना ही मिलीक्यूलेंट्स बेस के खर्च होंगे। तो अगर हमें बेस के मिलीक्यूलेंट्स पता लग जाए तो हमें एसिड के पता लग जाएंगे, और कंसेक्यूटिवली हमें किसके पता लग जाएंगे, एस्टर के पता लग जाएंगे। तो हमें कंसंट्रेशन का ग्राफ एक पता लग जाएगा और जिससे हम काइनेटिक्स स्टडी कर सकते हैं। ये बात मेरी समझ में आ जानी चाहिए। तो हम लिख देते हैं इसे कि वी विल titrate this weak acid with strong base like NaOH। NaOH हमने इसे टाइट्रेट किया तो हम क्या कहेंगे कि मिलीक्यूलेंट्स ऑफ NaOH यूज्ड is equals to milliequivalent of acid formed या फिर is equals to milliequivalents of ester dissociated। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जितना एसिड बना वो किससे बना, एस्टर से बना, और उतना ही NaOH यूज होगा। तो अब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो भी NaOH यूज हुआ उसके मिलीक्यूलेंट और एस्टर के मिलीक्यूलेंट्स बराबर हैं। एसिड को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जब NaOH पानी में गिरेगा तो सबसे पहले वो किससे रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा, जो कि क्या है, जो कि H प्लस है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, H प्लस है। फिर उसके बाद वो वीक एसिड के पास जाएगा, पहले H प्लस को रिएक्ट कर लेगा। अब H प्लस से जो रिएक्ट किया उतना वॉल्यूम हमें NaOH का हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एस्टर से ही नहीं रहा था, वो तो कैटलिस्ट जान रहा था, उसकी वजह से आ रहा था। जो हमने कैटलिस्ट की वजह से डाला था उसकी वजह से आ रहा था ना यार वॉल्यूम। तो हमें उतना वॉल्यूम NaOH का अब हमें हटाना पड़ेगा। ठीक, तो लिखते चलते हैं कि करके, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, द वॉल्यूम ऑफ NaOH solution used in the beginning that is at t equals to 0 is V0। हमने V0 मान लिया।
अब जो वी नॉट वॉल्यूम खर्च हुआ है उस टाइम पे एसिड बना नहीं है, ध्यान रखना, उस टाइम पे एसिड बना नहीं है, वो सारा का सारा वॉल्यूम खर्च हुआ है किसके लिए, वो सारा का सारा वॉल्यूम खर्च हुआ है जो H प्लस प्रेजेंट था सोल्यूशन में, उसे खर्च करने के लिए, उसे कंज्यूम करने के लिए। तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड कौन सा, H प्लस प्रेजेंट ओनली एज नो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड, मैं पूरा लिख भी दे रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे कोई एसिड बना ही नहीं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, H प्लस के प्रोपोर्शनल होगा। अब वॉल्यूम ऑफ NaOH solution used at time t equals to t is Vt. Vt is proportional to what? Vt जब होगा, जब टी टाइम आएगा तो थोड़ा सा एसिड बच गया होगा, लेकिन जो हमें रीडिंग आ रही होगी Vt की वो H प्लस वाली रीडिंग के नीचे आ रही होगी ना, तो हमें वो भी काउंट हो गया होगा। तो हमें क्या लिखा कि अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट H प्लस प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड। ठीक, तो अगर हमें केवल ये निकालना हो कि अमाउंट ऑफ NaOH यूज्ड इन टाइट्रेटिंग एसिडिक एसिड विल बी प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस वी नॉट, क्योंकि वी नॉट तो H प्लस में खर्च हुआ, एसिडिक एसिड में कितना खर्च हुआ Vt, लेकिन वो Vt एसिडिक एसिड में के साथ साथ H प्लस को भी हमने रीडिंग काउंट कर लिया, तो हमें केवल एसिडिक एसिड का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, H प्लस को हटाएंगे। ये बात कमेंट करके बताना कि बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, क्योंकि ब्यूरेट की रीडिंग है, मान लो यहाँ तक, यहाँ से ब्यूरेट की रीडिंग चालू हुई, यहाँ तक आया तो वी नॉट आया, फिर यहाँ तक आया Vt आया, तो ये टोटल हमारे पास Vt आ गया, लेकिन हमें वी नॉट को माइनस करना पड़ेगा तभी हमें एसिड मिल पाएगा, डिफरेंस देना पड़ेगा ना हमें। तो लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ NaOH used in titrating acetic acid is proportional to Vt minus V naught। लिख सकते हैं ये बात आसानी से, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए किसी को भी, जरा सी भी बिल्कुल नहीं। ठीक, अब अगर हम इनफाइनाइट टाइम तक चले जाएं तो इनफाइनाइट टाइम में क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया होगा और प्लस H प्लस जो टाइट्रेट हुआ होगा, क्योंकि ब्यूरेट जो है वो हमें वही रीडिंग दे रही होगी जिसमें H प्लस काउंटेड है, हम रिफिल नहीं करेंगे उसे। ठीक है, तो लिख लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ NaOH used after time t equals to infinity is V infinity is proportional to the maximum amount of acetic acid formed plus the amount of H प्लस प्रेजेंट। ठीक, तो हमें लिखना क्या, हमें तो एसिटिक एसिड से मतलब है, ये बात समझ में आ गई। तो हम इसे लिख दें क्या कि द वॉल्यूम ऑफ NaOH used in titrating acetic acid only is proportional to V infinity minus V naught। V infinity minus V naught लिख दें। तो
अब हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड होगा वो वही होगा जो इनिशियल अमाउंट ऑफ एस्टर रहा होगा, क्योंकि सारी की सारी रिएक्शन फॉरवर्ड आ गई होगी, हम ऐसा मान लेंगे। तो मैक्सिमम लिमिटिंग केस ले रहा है कि एक भी मॉलिक्यूल अब एस्टर का नहीं बचा, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड बना है वही एक्चुअल अमाउंट रहा होगा, इनिशियल अमाउंट रहा होगा एस्टर का। ये भी बात ट्रू है। तो लिख लेते हैं द मैक्सिमम amount of acetic acid formed is proportional to initial amount of एस्टर। तो ये A प्रोपोर्शनल हो गया V इन्फिनिटी माइनस V नॉट के, और A माइनस एक्स प्रोपोर्शनल हो गया V इन्फिनिटी माइनस V नॉट माइनस VT माइनस V नॉट के। तो ये हो गया V इन्फिनिटी माइनस VT के प्रोपोर्शनल। तो K की वैल्यू यहाँ से लिखी जा सकती है 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A नॉट A अपॉन A माइनस एक्स, यानी कि हम इसे वैल्यू पुट कर दें तो K की वैल्यू लिख सकते हैं 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ V इन्फिनिटी माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई V इन्फिनिटी माइनस VT। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल आसानी से निकल आया। एक बार इसे घर पे दोबारा से सुनेंगे तब ये जाके समझ में बढ़िया से आ पाएगा। दोबारा सुनना ही पड़ेगा भाई लोगों, कोई और रास्ता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, जानता भी हूँ, मानता भी हूँ। तो दोबारा सुन लेना, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है, ना सुनने में तो कोई फ़ायदा है नहीं। मैं कह रहा हूँ जो दोबारा करनी वो करनी है। देखो यार, कुछ भी चीज़ सीखने के लिए ना किसी पे फेथ करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सेलेक्ट करा दूंगा पक्का। शर्त यह है कि तुम्हें 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बता सकता कि जो 2 घंटे पढ़ो और हो जाए। और एक्चुअली बात क्या है कि 12 घंटे भी कम से कम एक सेटिंग 3 घंटे की होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना। कमेंट करके बताना कितने लोगों की सेटिंग एक सेटिंग 3 घंटे की मिनिमम है, बिना मोबाइल के, मोबाइल को अलग रख के, साइलेंट करके, कि कोई इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक कुछ नहीं है, ट्विटर विटर भी कुछ नहीं है। ठीक, तो उसे अपोजिट करके, बंद करके, साइलेंट मोड पे रख के 3 घंटे सेटिंग लगा के क्या फोकस करके बैठ पा रहे हो। अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो उस बैठने की प्रैक्टिस करो। मतलब अगर 2 घंटे बैठ पा रहे हो तो धीरे धीरे रोज़ 5-5 मिनट करके बढ़ाओ, क्योंकि 3 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा ना, कोई और रास्ता है नहीं हम लोगों के पास। 3 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। अब अगला केस करते हैं। केस वॉल्यूम में हो गया, प्रेशर में हो गया। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ rate constant in terms of optical rotation। सब लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। इसमें हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं वो इन्वर्जन ऑफ किन-शुगर का ले लेते हैं। किसका लेते हैं? इन्वर्जन ऑफ किन-शुगर। इन्वर्जन ऑफ किन-शुगर में क्या होगा कि C12H22O11 की रिएक्शन वाटर से कराएंगे H+ की प्रेजेंस में, तो इससे C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाता है। एक को कहते हैं ग्लूकोज और एक को कहते हैं फ्रक्टोज। ये है सुक्रोज, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 66.5 डिग्री है। ठीक, प्लस 66.5 डिग्री। ठीक, और इसका जो रोटेशन है ये प्लस में ही आ रहा है, यानी डी फॉर्म है, तो ये आ रहा है प्लस 52.5 डिग्री, और ये आ रहा है माइनस 92 डिग्री। इस माइनस का मतलब, इस प्लस का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो। ये शब्द मैंने यहीं से लिया, डेक्स्टर, और ये है लेवो। ठीक, तो इसे जो फॉर्मूला आता है डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, फॉर्मूला लिख के ही काम चला लेंगे सीधे सीधे। तो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, क्या कि के की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 माइनस R इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई RT माइनस R इन्फिनिटी। ठीक,
कोई डेरिवेशन पूछेगा नहीं, इसका करने से कोई फ़ायदा भी नहीं, टाइम जाया होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आर नॉट क्या है, आर नॉट इज एंगल ऑफ रोटेशन एट टी इक्वल्स टू 0। आर टी क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन एट टी इक्वल्स टू टी। और आर इन्फिनिटी क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक, तो ये है आर टी, आर नॉट और आर इन्फिनिटी। ठीक, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ और एंगल स्टैम्प भी दिया हुआ हमें। तो 0 पे 13.5 है और इन्फिनिटी पे 3.8 है माइनस का। शो दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर आफ्टर व्हाट टाइम वुड वी एक्सपेक्ट 0 रीडिंग इन पोलैरीमीटर। अब पोलैरीमीटर में हम लोग 0 रीडिंग का मतलब क्या है कि नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना हो जाए, 0 हो जाए, टाइम टी पे 0 हो जाए ऑप्टिकल रोटेशन। तो यार देखो इसे कैसे करेंगे। तो हमें पहले शो करना है कि रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया पहले, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या हो गई, 2.303 अपॉन टी। टी की वैल्यू हम ले लेते हैं सीधे 60 सेकेंड। लॉग ऑफ आर नॉट की वैल्यू होगी 13.1 माइनस आर इन्फिनिटी हो गया -3.8 डिवाइडेड बाय आर टी हो गया कितना 11.6 माइनस आर इन्फिनिटी हो गया -3.8। ठीक, इसे जब सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू जो आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स आ जाएगी। मैं सॉल्व करके रखी है पहले से बता दे रहा। अब t की वैल्यू हम चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे 120 ले लें तो log में 120 की वैल्यू कितनी है देखना जरा, 10.2 है। ऊपर तो सेम नंबर ही रहेगा। जब इससे भी k की वैल्यू निकालोगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स ही आएगी। तो दोनों से k की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लिख लेते हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ k इज कंसिस्टेंट इन बोथ द रीडिंग्स therefore we can say that the reaction is फर्स्ट ऑर्डर। क्या कह सकते हैं, रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमें निकालना है क्या, वो टाइम जब क्या हो जाए, 0 आ जाए रीडिंग पोलैरीमीटर की 0 आ जाए रीडिंग, तो k की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, यह आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ डिवाइडेड बाय आर टी की वैल्यू कितनी कह रहा है, 0। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो टी आ जाएगा वो 995 मिनट्स आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, मैं ऐसा मानता हूँ। अपने आप करके देखना, मतलब मेरी बताई डायरेक्ट मत लिखना, है ना। तो ये बात हो गई ऑप्टिकल रोटेशन की। तो यहाँ तक हमने सारे केस कर लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं जिस चीज़ की, उसे हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ फ्रॉम द गिवन मैकेनिज्म। हमने तुम्हें 2 फंक्शन बताए थे, एक तो रेट निकालना, तो रेट निकालने के हमने सारे तरीके देख लिए। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि मैकेनिज्म से कैसे हम लोग रेट लॉ को डिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है तुम्हारे लिए। इसे क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा जा सकता है, क्वेश्चन के तरीके से ही समझा जा सकता है, कोई और रास्ता है नहीं। तो इसे कैसे देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन, इन द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 + B2 gives twice AB, follows the mechanism as given below। A2
gives AA fast reaction, A plus B2 gives AB plus B slow reaction and A plus B gives AB, ये कैसी है फास्ट रिएक्शन। ठीक, अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी रेट लॉ में इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होते। ठीक, हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी रेट लॉ में इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होते। तो एक पॉइंट बना के लिख देते हैं जिसे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान भी रखेंगे कि इन रेट लॉ ओनली reactants and products can appear but not the intermediates। इंटरमीडिएट अपीयर नहीं कर सकता है। ठीक, तो अब इंटरमीडिएट पहचानेंगे कैसे? देखो इसमें A2 है, B2 और AB है, ये तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो ये क्या है? A क्या है? ये A इंटरमीडिएट है। B क्या है? इंटरमीडिएट है। A2 और B2 क्या है? रिएक्टेंट्स है और AB क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है केवल स्लो स्टेप पे, आईडीएस स्टेप पे, स्लो रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है, फास्ट रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात भी लिख देते हैं जिससे तुम्हें याद रहे और तुम सवाल लगा पाओ। यार सवाल लगाना जरूर है ना, काफ़ी सारे सवाल दिए मैंने। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, जिसे हम आरडीएस भी कहते हैं। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड every step of the mechanism is considered as an elementary step। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि हर स्टेप को हम कैसा मानते हैं? एलिमेंट्री स्टेप मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम हर स्टेप को, जब हमने मैकेनिज्म लिख दी तो हर स्टेप को हम एलिमेंट्री रिएक्शन मानेंगे। अब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन मान रहे हैं तो हमारी स्लो रिएक्शन कौन सी है? ये वाली। स्लो रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लिखेंगे R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्लो स्टेप के लिए हम क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B2। अब A हमारा क्या है? इंटरमीडिएट है। ये क्या है? इंटरमीडिएट। इसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसे हम एलिमिनेट करेंगे विद द फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम लिखेंगे और फास्ट रिएक्शन थी क्या? A2 गिव्स A प्लस A, तो हम इसे लिख देंगे कि A का स्क्वायर अपॉन A2। तो A2 की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A स्क्वायर की वैल्यू आ गई A2 इंटू के इक्विलिब्रियम, तो A की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ A2 इंटू के इक्विलिब्रियम। तो रेट लॉ फाइनली क्या आ गया? R की वैल्यू आ गई किसके बराबर? K इंटू के इक्विलिब्रियम का पावर 1/2 इंटू A2 की पावर 1/2 और B2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2। ऑर्डर क्या आ गया? 3/2 आ गया। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए, है ना। अब अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द रेट लॉ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हमें निकालना है और ओवरऑल ऑर्डर भी बताना है। 2O3 गिव्स थ्राइस O2 है रिएक्शन। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज एज फॉलोज। तो रेट लॉ किससे लिखेंगे? रेट लॉ स्लो स्टेप से लिखेंगे। सब लोग लिखो भाई, 1 मिनट लगा के जरा लिखो, जल्दी जल्दी लिखो कि रेट लॉ किस पे डिपेंड करेगा। जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी से, किस पे डिपेंड करेगा? स्लो स्टेप पे।
तो आर इज इक्वल टू, कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने मेरे से पहले कर लिया। पॉज कर लेना, मेरे से पहले करने का मतलब है पॉज कर लो, अपने आप करो। ओ इंटू ओ थ्री लिख देंगे। अब ओ क्या है? ओ हमारा इंटरमीडिएट है। ओ इंटरमीडिएट है तो आर की वैल्यू हमने लिख दी के इंटू, अब हमें ओ को एलिमिनेट करना है। तो ओ को एलिमिनेट कैसे करेंगे? के इक्विलिब्रियम वाली स्टेप से। तो के इक्विलिब्रियम वाली स्टेप से क्या लिख देंगे? ओ टू इंटू ओ अपॉन ओ थ्री। तो ओ की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ओ थ्री इंटू के इक्विलिब्रियम अपॉन ओ टू के। इसे उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? के इंटू ओ थ्री इंटू के इक्विलिब्रियम, गंदा गंदा हो गया यार, तो साफ साफ लिख दें, के इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू ओ थ्री डिवाइडेड बाई ओ टू इंटू ओ थ्री। तो इसे लिख दें क्या, कुछ के प्राइम लिख देते हैं। ये हो गया ओ थ्री का होल स्क्वायर इंटू ओ टू की पावर माइनस वन। तो ये क्या आ गया? देखो ऑर्डर कैसा आ गया? माइनस वन आ गया, यानी कि ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है। हमने पहले बताया था ऑर्डर निगेटिव का एक केस है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? टू प्लस माइनस वन इज इक्वल टू वन आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो ओवरऑल ऑर्डर वन आ गया हमारा, हमने आसानी से लिख दिया इसे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन COCl2 फ्रॉम CO गैस एंड Cl2 गैस इज गिवन बाय दिस। फॉस्जीन कैसी होती है? हाईली पॉइजनस गैस है। कैसी है? हाईली पॉइजनस गैस है। द मैकेनिज्म इज एज फॉलोज। मैकेनिज्म में क्या कर रहा है कि ये हमारे पास दो फास्ट स्टेप और एक स्लो स्टेप है, ठीक है ना। और हमसे कह रहा है एस्टेब्लिश द रेट लॉ एंड फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो मैं मान लूँ कि तुम आंसर लिख के भेजोगे मेरे को, कमेंट करोगे और मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, किसी एक पे भी कर दूंगा तो सबको मिल जाएंगे। तो हमें एक बारी बताना आंसर कितना आ रहा है इसका, ठीक है। चलो भाई, अब बात आगे बढ़ाते हैं और हैंड डाल लेते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये होमवर्क है, लिख दूँ इस पर होमवर्क, जिससे तुम्हें याद रहे कि ये क्या है। ये होमवर्क है, इसे याद रख के करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अब बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। हेडिंग डाल लेते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि RCOOR- की रिएक्शन हमने H2O में कराई और इससे RCOH बन गया। अभी हम लोगों ने कराई थी थोड़ी देर पहले, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब हमने क्या किया? वाटर को एक्सेस में ले लिया। तो जो रेट लॉ आया वो आया K इंटू RCOOR और वाटर की पावर 0। वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर वाटर कम होगा तो वाटर पे डिपेंड करने लगेगा, लेकिन अभी डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आ गई? मॉलिक्युलरिटी 2 आ गई। और ऑर्डर कैसा आया? ऑर्डर 1 आया। तो हमें लग रहा है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके लिए तो मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, इस बात को पूरा लिखते हैं एलेबरेट करके। लिखो, फॉर all elementary reactions order and molecularity are same. Order and molecularity are same, but a number of composite reactions are also known for which order and molecularity have different values। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? डिफरेंट वैल्यूज आ रही, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या आ रही? डिफरेंट आ रही, आ सकती है, किसमें क्या दिक्कत है? इन दिस केस, इन दीज रिएक्शंस, ऐसा लिख लेते हैं, इन दीज रिएक्शंस
in these reactions one of the reagents are present in excess and therefore these reactions are called क्या? Are called pseudo order reactions. सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, इन्हें क्या कहते हैं? सूडो ऑर्डर कहते हैं। अगर कोई रिएजेंट एक एक्सेस में आ जाए तो मान लो बहुत सारा जलाशय में हम एसिड डाल दें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पानी का बदलेगा थोड़ी। तो अगर बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा अमाउंट है किसी भी सॉल्वेंट का तो उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो कॉन्सेंट्रेशन वेरी करना मैटर ही नहीं करता है। तो मुझे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है SN1 रिएक्शन। फॉर SN1 रिएक्शंस अगर तुमने ऑर्गेनिक शुरू करनी है, R3CX plus OH minus aqueous gives R3COH plus X minus। तो ये एक्सेस में है, ठीक, और डाइल्यूट OH है। तो R के इसके लिए कैसा लिखते हैं? R के लिए लिखते हैं K इंटू R3CX इंटू OH की पावर 0। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। आसान बात है, कोई मुश्किल बात तो है नहीं, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं पैरेलल काइनेटिक्स की। आज लगता है कंसेक्यूटिव काइनेटिक्स इस लेक्चर में नहीं इंक्लूड हो पाएगा, पैरेलल काइनेटिक्स पे ही हमें जाके रुकना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा तो लेक्चर नहीं करें ना। अगले लेक्चर में काइनेटिक्स खत्म हो जाएगी, मतलब संडे को तुम्हारी काइनेटिक्स लेक्चर मतलब काइनेटिक्स खत्म कर दूँगा पूरा। चाहे संडे वाला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा करना पड़े, संडे सबको छुट्टी होती है ना। तो हम डाल लेते हैं पैरेलल काइनेटिक्स। पैरेलल काइनेटिक्स में क्या हो, अभी तक हम जो रिएक्शन पढ़ रहे थे हम ऐसा पढ़ रहे थे ए से बी बन रहा और सी बन रहा है। पैरेलल काइनेटिक्स क्या कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई कि ए से बी बने और बी से सी बने। भाई दो पैरेलल रास्ते चले जाए, है ना, बाइफर्केट हो जाए रिएक्शन, ए से बी बने और बी से सी बने। ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे? हम इसे लिख लेते हैं K1 से जा रहा था, K2 से जा रहा था, ठीक। और दोनों ही रिएक्शन कैसी हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। दोनों रिएक्शन कैसी हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही हैं। तो ऐसे केस में dB/dt किसके बराबर लिखेंगे? लिखेंगे K1 A के बराबर। और dC/dt किसके बराबर लिखेंगे? K2 A के बराबर। और माइनस dA/dt किसके बराबर लिखेंगे? अब A तो दोनों तरफ जा रहा है तो K1 प्लस K2 टाइम्स A के बराबर लिखेंगे। अब A को इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस dA/A इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 टाइम्स dt। इंटीग्रेट कर दिया A0 से A और 0 से T। तो ये हो गया क्या? ये सीधे लिख दें कि A इज इक्वल्स टू A0 e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2T लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं ना कि किसी भी टाइम पे A का कॉन्सेंट्रेशन A0 इंटू ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2T बाई K2 इंटू T होगा। ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब dV/dt अगर लिखना हो तो dV/dt में हमने क्या लिखा था? dV/dt लिखा था हमने K1A और A की वैल्यू हमें पता है। बहुत जल्दी से PYQs भी आने वाले हैं, बिल्कुल होल्ड ऑन रखो अपनी नर्व्स को, आने वाले हैं, ठीक है। तो dV की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? K1 A0 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर देंगे इसे 0 से B तक, 0 से T तक e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स T। तो जब B को सॉल्व कर देंगे तो B की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? B की वैल्यू आ जाएगी K1 A0 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2T।
ये बी की वैल्यू निकल आएगी। अगर एग्जैक्टली प्रिसाइजली फाउंड आउट करनी है तो ये कर सकते हैं। इसी तरह से डी सी बाई डी टी क्या लिख लेंगे, निकाल लोगे अपने आप, छोड़ दूँ क्या? डी सी बाई डी टी के टू ए के बराबर था, तो ये के टू इंटू ए नॉट की पावर ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टी आ जाएगा। तो डी सी बाई डी टी आ गया, तो डी सी इज इक्वल टू हो गया के टू टाइम्स ए नॉट ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टाइम्स टी डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से टी, इसे 0 से सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी के टू ए नॉट डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टी आ जाएगी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो उसमें हमें निकालना पड़ता है क्या? हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में निकालना होता है बी अपॉन सी। तो बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के टू अपॉन के वन आ जाएगी, बिल्कुल के वन अपॉन के टू आ जाएगी। देखो ज़रा ध्यान से, के वन अपॉन के टू ही आ जाएगी, कोई इसमें परेशानी आने वाली नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो एक सवाल तुम्हारे लिए घर के लिए छोड़ दूँ मैं, लिख के करोगे? तो एक क्वेश्चन लिख के छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ए से इस बार 2b बन रहा है और 3c बन रहा है। ये k1 है, ये k2 है। लिख देते हैं assuming all the reactions, assuming the reactions to be first order, calculate concentration B upon concentration of C at any time। ठीक, ये होमवर्क के लिए है। ऐसे करके इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं कम से कम उनका फ़ायदा हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब अगर हम मान लें कि पैरेलल काइनेटिक्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो सपोज all the reactions are elementary, all the reactions given below are elementary। कैसी हैं? elementary हैं। कौन सी? A से K1 टाइम्स से B बना, फिर 2A से K2 के रेट कांस्टेंट के साथ C बना, फिर 3A से K3 के साथ D बना। ठीक, तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ओवरऑल रेट ऑफ disappearance of overall rate of disappearance of ए। ठीक, ए के डिसअपियरेंस का रेट बताना है। तो हमने क्या लिखा? माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? के वन ए के बराबर। अब क्योंकि कॉफिशिएंट लिखा है माइनस डी ए बाई डी टी 1/2 किसके बराबर होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो के टू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से माइनस 1/3 डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? K3 टाइम्स ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लिख दें कि माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो गया? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स K2 ए स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी लिख दें, ये हो जाएगा 3K3 ए क्यूब के बराबर। तो जो माइनस डी ए बाई डी टी ओवरऑल आ जाएगा वो आ जाएगा K1A प्लस 2K2A स्क्वायर प्लस 3K3 ए क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे, डिवाइड बाई 3 नहीं करेंगे क्योंकि एवरेज नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्लास को ही रोकते हैं, है ना। अगली क्लास में हम लोग कंसेक्यूटिव काइनेटिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अब 2 ही चीज़ें बची, कंसेक्यूटिव काइनेटिक्स बची है और हमारा बचा है
अर्नियस इक्वेशन, वो हम लोग अगली क्लास में करके इस चैप्टर को भी वाइंड अप कर देंगे। तो संडे को ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और अगला चैप्टर हम करेंगे सॉलिड स्टेट और उसके बाद ऑर्गेनिक पे जंप कर जाएंगे, ठीक है सीधा। तब तक स्टे ट्यून्ड, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने हैं, थ्योरी पढ़नी है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखना। और हमें पता है कि हर एक बच्चा मेरे सपोर्ट में है, जो एक बच्चा कम से कम अपने 10 दोस्तों को या 10 घर वालों को या किसी दोस्तों को बताएगा जिससे वो भी उनका ही फ़ायदा हो। और कंपटीशन थोड़ा हेल्दी होगा तो जब मैं मॉक टेस्ट लूँगा तो फिर ऑल इंडिया रैंक आएगी ना बढ़िया से। मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया के कोने कोने से बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएँ जिससे कि हम लोग ऑल इंडिया रैंक निकाल पाएँ, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।